तो चलिए दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करें। हम लोग चैप्टर कर रहे थे इशू एंड फोरफीचर ऑफ शेयर। और अगर आपको याद हो तो हम लोग काफी कुछ कर चुके हैं, इस चैप्टर को एंड करने के कगार में। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और शुरू करेंगे लास्ट सम जो बचा है हमारे बुक में, वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 6 कराऊं। भैया सिर्फ क्या क्वेश्चन नंबर 6 ही होगा? आगे कुछ नहीं होगा? आगे भी कुछ और है मेरे पास पिटारा में, वो कराएंगे, मगर मैं पहले चाहता हूं अपने लोग क्वेश्चन 6 करें। और ये क्वेश्चन बहुत इजी भी है और अच्छा भी है, और इसमें बैलेंस शीट भी प्रैक्टिस करेंगे। याद है बैलेंस शीट सिखाए थे लास्ट डे? तो इस सम के थ्रू बैलेंस शीट भी प्रैक्टिस करेंगे। चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एक्स लिमिटेड इशूड शेयर्स ऑफ 100 ईच। कितना शेयर इशू किया? 10,000। 100 ईच मतलब 100 क्या है? फेस वैल्यू एट 20% प्रीमियम एज 100। तो ना, अगर 100 फेस वैल्यू है, इसमें अगर 20% प्रीमियम ऐड कर दिए तो क्या मैं बोल सकता हूं मेरा इशू प्राइस 120 है? बोल रहा एप्लीकेशन 20, अलॉटमेंट 70 और एक तो कॉल है 30। इन तीनों को जोड़िए, कितना आ रहा है? 120। हिसाब मिल रहा है आपका? इशू प्राइस 120 है। सब में 20 रुपीज प्रीमियम है, किंतु यहां कहीं लिखा है प्रीमियम कहां है? नहीं। तो मैंने आपको पहले दिन ही बता दिया था कि हम लोग मान लेंगे प्रीमियम कहां इंक्लूडेड है? अलॉटमेंट में। मतलब ये अलॉटमेंट का जो 70 रुपीज है ना, इसमें 20 रुपीज प्रीमियम है और 50 रुपीज क्या है? कैपिटल पोर्शन। भैया ये बगल में क्या लिखा है? लास्ट डेट लास्ट डेट लास्ट डेट करके लिखा है। हाँ तो भैया ये इसका डेट बता रहा है कि किस तारीख को लास्ट हमको पेमेंट मिलेगा। पेमेंट का डेट मतलब बोलना चाह रहा है एप्लीकेशन का पेमेंट लास्ट कब मिल जाएगा? 31/7। अलॉटमेंट का पैसा कब मिलेगा? 30 सितंबर। और फर्स्ट कॉल का पैसा कब मिलेगा? 31 जनवरी। ये थोड़ा सा डेट गलत हो गया, ये शायद 11 होगा। नहीं समझा बात? सितंबर के बाद अगर जनवरी आता है तो वो 11 ही होगा ना। ठीक है, आगे बोल रहा है फिर द अलॉटमेंट रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 1/9। भैया अलॉटमेंट रेजोल्यूशन, अरे वो जो तुम लोग सेकेंड एंट्री नहीं करता एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, जिस दिन हम लोग शेयर अलॉट करते हैं वो डेट 1/9 है। और याद करो मैंने बताया था इसी दिन हम लोग अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री भी करते हैं। सेम एंट्री होता है, सेम डेट होता है। एंड फर्स्ट कॉल वाज मेड ऑन 1/12/10। मतलब फर्स्ट कॉल का जो ड्यू डेट है, ये जो कॉल का ड्यू डेट है, ड्यू डेट समझ गया? भीख मांगने वाला एंट्री, वो किस दिन करना है? 1/12/10। ठीक है, अब 1/12/10 बोल रहा है, ठीक है ठीक है, कोई खास दिक्कत तो नहीं है। आगे बोलता है मिस्टर ए होल्डिंग, हाँ, मिस्टर ए होल्डिंग 200 शेयर्स हैज फेल्ड टू पे अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। मिस्टर ए क्या नहीं दिया? अलॉटमेंट भी नहीं दिया और कॉल भी नहीं दिया। एंड मिस्टर बी होल्डिंग 400 शेयर्स फेल्ड टू पे कॉल मनी। मिस्टर बी क्या नहीं दे पाया? कॉल मनी नहीं दे पाया। बोलता है ऑल द शेयर्स वर फोरफिटेड ऑन 31/1/11। और इन लोगों का शेयर हमने फोरफिट कर लिया कब? 31/1/11 को ही फोरफिट कर लिया। मतलब किसका शेयर? ए और बी दोनों का शेयर। मतलब ए का कितना शेयर था? 200 और बी का 400 शेयर हमने फोरफिट किया। मेरा पहला क्वेश्चन, ए और बी का शेयर आपने जो फोरफिट किया है, ये फाइनल कॉल के बाद में किया कि पहले किया? उसके बाद में ही हुआ। वेरी गुड। मतलब जिस दिन फोरफिट किया है हमारे शेयर का कॉल्ड अप वैल्यू कितना होगा? 100 पूरा होगा। ऑफ विच 500 शेयर्स वर इशूड ऑन 15 फरवरी। ए हमने 200 और 400 600 शेयर क्या कर लिया? फोरफिट। पर इसमें से रीइशू 600 नहीं किया, कितना किया है? 500। मतलब 100 शेयर रीइशू नहीं किया है। तो मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, तुम लोग शायद सीख गया होगा अभी तक, प्रॉफिट एंड रीइशू निकालने के लिए वर्किंग करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड और नंबर ऑफ शेयर रीइशूड सेम नहीं है, अलग अलग है। और रीइशू कर रहा है कितने में? 110। ए मन्ना 100 का शेयर अगर 110 में रीइशू कर दिया, कितना रुपए डिस्काउंट? भैया कोई डिस्काउंट नहीं है, यहां प्रीमियम में रीइशू हो रहा है, होने दे। बोलता शो जर्नल एंट्री विथ एप्रोप्रिएट डेट्स। डेट भी बैठा देना, डेट में लास्ट में बैठाऊंगा, डोंट वरी, याद दिला देना, बैठा देंगे। एंड नरेशन, नरेशन तो आप घर में ही लिखेंगे बैठ के, यहां तक करना है। उसके बाद एक और चीज मांगा है, ऑल्सो शो रेलिवेंट आइटम्स विल अपेयर इन बैलेंस शीट।
बोले ये सारा जो कहानी है इसका बैलेंस शीट में क्या असर पड़ेगा वो दिखाओ। बैलेंस शीट का असर तो बाद में करते हैं, पहले जर्नल एंट्री करते हैं। मेरा बात समझ रहा है? तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए आप लिखना चालू करेंगे। बुक्स ऑफ, कंपनी का नाम क्या है? एक्स लिमिटेड। हम ना लेफ्ट हैंड साइड में यहां थोड़ा जगह छोड़ दे रहे हैं। गेस करो तो हम ये किसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में जगह छोड़े? डेट के लिए। बाद में लिखेंगे, उसके लिए लड़ाई अभी मत करना। मैं लास्ट में मैं डेट बैठाने में हेल्प करूंगा। पहले बताओ, अब जर्नल एंट्री में तुम लोग एक्सपर्ट बन रखा है, पहले हम लोग को क्या मिलेगा? तो एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा। तो एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। वैसे इतना भारी सम करने के बाद इस सम का जर्नल एंट्री आपको तकलीफ नहीं देगा। मेरे को बताओ, एप्लीकेशन मनी कितना करके? 20 करके। और हमको कितने शेयर्स पे मिलेगा? 10,000। अरे इशूड दिया, अप्लाइड तो कुछ दिया ही नहीं है। तो मैंने समझाया था जितना इशूड है उतना ही अप्लाइड मान लो। तो कितना हो जाएगा बताओ? अरे बोलो। 2 लाख। 10,000 इंटू 20 मिलेगा ना, तो कितना मिल जाएगा? 2 लाख। अब अगला एंट्री हम लोग क्या करते हैं याद है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, मालिक का पैसा मालिक के डब्बे में मतलब कैपिटल में डालेंगे। तो ये 2 लाख जो एप्लीकेशन मनी मिला था, इसको अब चुपचाप कैपिटल में डाल दो। बोलो यस सर कि नो सर? मैं उम्मीद करता हूं सारा बच्चा लोगों को समझ में आ रहा है। ओके भैया, फिर क्या करेंगे? अब एप्लीकेशन के बाद क्या आता है तुम बताओ? अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट का भीख मांगने वाला एंट्री, ड्यू एंट्री। एंट्री बनता है ए नरेशन, मैं नहीं लिख रहा हूं, नरेशन तुम लोग संभाल लेना। हाँ अच्छा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अगर याद हो तो 70 अलॉटमेंट था, 20 प्रीमियम था, तो कैपिटल तो 50 रुपीज है। एंड वी हैव टू बेग ऑन हाउ मेनी शेयर्स? भीख मांगना है कितने शेयर पे? सारे शेयर होल्डर थे। सारे मतलब कितने हैं? 10,000। ये कितना हो जाएगा? 7 लाख, 5 लाख एंड 2 लाख। यहां तक अगर किसी बच्चे के मन में कोई डाउट है तो जल्दी पूछो। कोई डाउट? सारे बच्चे मेरे साथ साथ हैं, पेन साथ साथ चलना चाहिए। अच्छा, अलॉटमेंट का भीख मांग लिया, अब अलॉटमेंट मिलने का बारी है। जल्दी देख के बताओ, क्या सबको अलॉटमेंट दे रहा है? कौन नहीं दे रहा है? ए नालायक नहीं दे रहा है, बाकी लोग तो दे रहे हैं। अच्छा सुनो ना, सब में कोई प्रोराटा का झमेला है क्या? बोल तुम क्यों पूछा? क्योंकि अगर प्रोराटा होता और प्रोराटा ग्रुप का आदमी अलॉटमेंट में नहीं था तो वो वाला वर्किंग करना पड़ता, अरियर वाला, ग्रॉस अलॉटमेंट वाला। पर यहां तो ऐसा कोई झंझट है ही नहीं, तो इजी बनेगा। एंट्री क्या बनेगा? जब जो लोग पैसा देंगे उसके लिए क्या डेबिट? बैंक अकाउंट डेबिट। वरना जो लोग पैसा नहीं देते हैं उसके लिए क्या डेबिट? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। आगे बताओ। टू इक्विटी शेयर अलॉट। हाँ, अलॉटमेंट मनी मिलना चाहिए था 7 लाख। कोई एक्सेस मिला थोड़ी ना था जो कम करके दिखाएंगे। कॉल्स इन अरियर, कौन नालायक पैसा नहीं दिया? मिस्टर ए। मिस्टर ए के हाथ में कितना शेयर था? 200। वो अलॉटमेंट मनी 70 करके नहीं दिया, यानी हमको आज कितना नहीं मिला? 14,000। समझ रहे हैं ना? तो 7 लाख में 14,000 नहीं मिलेगा आज, तो बैंक में कितना रुपए आ जाएगा मुन्ना बता? 686। अगर यहां तक कोई तकलीफ है, कोई डाउट है, शंका है, आशंका है तो बताइएगा। अगर मैं कुछ गलत लिख रहा हूं कैलकुलेशन में तो वो भी बताइएगा। ठीक है ना सब? यहां तक एकदम ऐट पार है? अच्छा बता, अलॉटमेंट के बाद क्या करेंगे भैया? अलॉटमेंट के बाद वही फर्स्ट कॉल और यही फाइनल कॉल है। तू ही मेरा फर्स्ट, तू ही मेरा फाइनल। तो पहले इसका भीख मांगा जाए। तो जब भीख मांगने जाएंगे तो इक्विटी शेयर, मैं फाइनल कॉल बोल रहा हूं, हाँ एक ही तो कॉल है, क्या फर्स्ट और क्या फाइनल। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल मनी कितना करके था? 30 करके।
ए कितने शेयर पे मांगोगे? 10,000। तो टोटल कितना अमाउंट हो गया? 3 लाख। जर्नल एंट्री में तुम लोग को तकलीफ नहीं होगा, हमको पता है, तो मतलब मस्ती से करेगा एकदम। यहां तक एकदम तेज तो नहीं आ रहा है? अच्छा, अब इसका पैसा मिलने का बारी आया, सब कोई पैसा दे रहा है, दो नालायक है, ए तो था ही, उसके अंदर एक और नालायक जुड़ गया, कौन? बी। तो भैया हम लोग क्या बोलते थे, याद है ना लाइन, जो लोग पैसा देता है उसके लिए बैंक अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं देता है उसके लिए क्या करेंगे? कॉल्स इन अर्लियर अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखेंगे? टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। फाइनल कॉल मेरा था 3 लाख रुपीस का। जो पैसा नहीं दिया वो कौन कौन है? एक तो ए था जिसके पास 200 शेयर है, और एक बी था जिसके पास 400 शेयर। ए का फाइनल कॉल कितना करके? 30 रुपीस करके, 30 था ना, 6,000 नहीं दिया, और ये 30 करके 12,000 नहीं दिया। दोनों का मिला के कॉल्स इन अर्लियर मेरे ख्याल से कितना बन रहा है? 18,000। तो मतलब बैंक में कितना लिखे? 2,82,000। यहां तक कुछ दिक्कत, कोई डाउट, कोई तकलीफ नहीं है? आगे बढ़ते हैं। वरना तो मेरा फाइनल कॉल का पैसा मिल गया तो सम खत्म हो गया ना? बोला नहीं भैया आप भूल गए, इसके बाद बोला था ऑल द शेयर्स वर फोरफिटेड, बोला था ना। तो ऑल मतलब किसका शेयर फोरफिट करोगे? ए का कि बी का कि दोनों का? दोनों का एक साथ फोरफिट होता है। एक साथ एंट्री मारेंगे कि अलग अलग मारेंगे? मैंने बताया था अलग अलग करेंगे। तो पहले बात करते हैं ए का। सुनो ना, हम फोरफिट कर रहे हैं फाइनल कॉल के बाद, बोलो हाँ। तो आज के दिन कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर कितना? 100 है। ए क्या नहीं दिया? ये फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और अलॉटमेंट भी नहीं दिया। तो वो क्या दिया है? एप्लीकेशन। सुना सब में प्रीमियम है क्या? हाँ है। कहां है प्रीमियम? अलॉटमेंट में। अगर ये ए अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो पक्का पक्का अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी नहीं दिया। अगर वो प्रीमियम नहीं दिया तो मैं कंपनी, मुझे प्रीमियम नहीं मिला, तो इंग्लिश में बोलूंगा प्रीमियम रियलाइज के नॉट रियलाइज। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रियलाइज इन कैश। और आपको पता होगा मैंने कितना बार बोल दिया, इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज नॉट रियलाइज इन कैश इट शैल बी कैंसिल्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो ए के फॉरफिट करते वक्त प्रीमियम कैंसिल होगा, तो आपका एंट्री बनना चाहिए इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू कॉल्स इन अर्लियर, टू फॉरफिटेड शेयर। ये एंट्री किसका शेयर फॉरफिट करने के लिए करना? ए का। पहले एंट्री लिखो फिर फिगर्स भी लिखेंगे। पहले एंट्री लिखो फिर फिगर्स भी लिखेंगे। लिख लिया तुम लोग? अच्छा सुनो ना, कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर कितना है? 100 है ना? और अरे बोलो ना हाँ। अब कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हो का? 200। तो 200 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 20,000। प्रीमियम कैंसिल करना है। एक एक शेयर पे कितना रुपया प्रीमियम था? 20। ए का 200 शेयर, तो कितना प्रीमियम कैंसिल होगा? 4,000। कॉल्स इन अर्लियर लेना, क्वेश्चन में जाके ले लें। यस कौन बोल रहा है? नहीं सर, कहां से? एंट्री से देखेंगे। ये सब छोटा छोटा बात एकदम ध्यान रखना है। तो सुनो ना, मिस्टर ए अलॉटमेंट के दिन कितना नहीं दिया? 14,000। मिस्टर ए कॉल में कितना नहीं दिया? 6,000। तो मैं आपके लिए क्या ऐसे लिख दूं, ये होगा 14,000 प्लस 6,000 यानी 20,000। क्या समझ आ रहा है? तो फॉरफिटेड शेयर में कैसे निकालेंगे? मेहनत मत करना, बैलेंसिंग फिगर बता। बैलेंसिंग फिगर कितना आ रहा है? 4,000। तो 4,000 लिखेंगे। किंतु एक बात बोलो, ये 4,000 आपने मिस्टर ए से फॉरफिट किया है ना? ए के पास कितना शेयर था? 200। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, आपने 200 शेयर्स पे
4,000 रुपीज फोरफिट कर लिया, तो 1 शेयर पे आपने 4,000 डिवाइडेड बाई 200, यानी पर शेयर कितना फोरफिट किया, 20 रुपीज करके। तो मैं एक बार साइड में लिख के रखता हूं, आगे काम लग सकता है। 20 रुपीज करके 200 शेयर्स पे हमने 4,000 फोरफिट कर। ए का तो हो गया, अब किसका बारी है, बी का। जरा सोचा जाए बी के बारे में भी। सारे बच्चे यहां तक फिगर वर्क कर लिए क्या? अब इधर आओ, फिर से चर्चा करेंगे। मिस्टर बी का शेयर हम फाइनल कॉल के बाद ही फोरफिट कर रहे हैं ना, तो कॉल्ड वैल्यू कितना है, 100 है। मिस्टर बी क्या नहीं दिया, कॉल मनी नहीं दिया, तो उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दोनों दिया है। समय प्रीमियम है, हाँ क्या प्रीमियम है, अलॉटमेंट में। अगर वो अलॉटमेंट का पैसा दिया है तो अलॉटमेंट के अंदर का प्रीमियम भी दिया है। अगर उसने प्रीमियम दिया है तो मैं कंपनी, मुझे प्रीमियम मिला है, मुझे प्रीमियम मिला है, तो मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा, प्रीमियम रियलाइज इन कैश कि नॉट रियलाइज्ड, रियलाइज इन कैश। और मैंने बोला शायद आगे भी, इफ सिक्योरिटीज प्रीमियम इज रियलाइज इन कैश देन इट शैल नॉट बी कैंसिल्ड एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर। तो आज जब बी का शेयर फॉरफिट करेंगे तो उसका जर्नल एंट्री नॉर्मल बनेगा, मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, 2 कॉल्स इन अरियर, 2 फॉरफिटेड शेयर। यस सर कि नो सर? अब वैल्यूज का बात करते हैं। एक एक शेयर का कॉल्ड अप 100 है, बी का 400 शेयर फॉरफिट कर रहे हो, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 40,000। मेरे को कॉल्स इन चाहिए बी का, मैं ऊपर जर्नल एंट्री में देख रहा हूं, बी फाइनल कॉल में कितना नहीं दिया, 12,000। अरे ऑरेंज ऑरेंज लिखा है मैंने, आप समझ पा रहे हो ना? तो मैं यहां पर आके कॉल्स इन अरियर में डायरेक्टली अगर 12 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? तो फॉरफिटेड शेयर कैसे निकालोगे, बैलेंसिंग फिगर। तो 40 माइनस 12 कितना होगा, 18,000। 40 माइनस 12 18,000 और 28 है क्या, 28, रियली सॉरी, 28,000। अच्छा, हमने ये 28,000 मिस्टर बी से फोरफिट किया, बोलो हाँ। बी का कितना शेयर फोरफिट किया, बी का कितना शेयर फोरफिट किया, 400। तो क्या मैं ये लाइन बोल सकता हूं क्या कि हमने 400 शेयर्स में 28,000 फोरफिट कर लिया? तो हम एक एक शेयर पे 28,000 डिवाइडेड बाई 400, यानी पर शेयर कितना फोरफिट किया, 70 करके फोरफिट किया। क्या ये सारे बच्चों को समझ आ रहा है? तो मैं आपके लिए यहां बगल में लिख के रख दिया कि हमने 70 रुपीज करके 400 शेयर्स में फोरफिट किया। यस सर कि नो सर? हाँ भैया, यहां तक तो ठीक ही जा रहा है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं मेरे को। तुमको दिक्कत है कुछ, किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं? अब आगे सुनो, आगे क्या हो रहा है। अब फोरफीचर के बाद ये लोग बोला था 500 शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट 110। मुन्ना 10 का शेयर, अगर सॉरी 100 का शेयर अगर 110 में इश्यू कर रहे हो तो 10 रुपीज क्या है, प्रीमियम है। अरे फेस वैल्यू से जो भी ज्यादा होता है कहां क्या होता है, वो प्रीमियम। अभी कोई नहीं लिखेगा, सिर्फ मेरे को लिखने दो। तो मैं जब रीइश्यू कर रहा हूं, क्या मैं सही बोल रहा हूं बताना, तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, डिस्काउंट होता था तो फॉरफिटेड शेयर डेबिट करते थे, पर डिस्काउंट तो नहीं है। हाँ, यहां लिखेंगे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, हाँ प्रीमियम है। किंतु याद रखना, डिस्काउंट होता है तो फॉरफिटेड शेयर डेबिट होता है, तो प्रीमियम होगा तो फॉरफिटेड शेयर क्या करेंगे, क्रेडिट। बोलो हाँ, अरे बोलो ना हाँ, हाँ कि ना, जल्दी बोलो। नहीं सर, कौन से अकाउंट में जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बोलो भैया आप एग्जाम्पल दिए थे, याद है फॉरफिचर कराते ही मैंने एग्जाम्पल दिया था, 6 एग्जाम्पल, उसमें केस ये वाला प्रीमियम वाला था। वहां पर भी बताया था कि भैया प्रीमियम मिलेगा तो हमेशा प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। क्यों, कौन बोला ये बात, कंपनीज एक्ट बोला है, फेस वैल्यू से जब भी ज्यादा मिले वो हमेशा कौन से अकाउंट में जा सकता है, प्रीमियम, और किसी अकाउंट में नहीं जा सकता। बोलो याद आया? तो भैया सुनो ना, 100 रुपीज का शेयर अगर मैंने 110 में री इश्यू किया है, 10 रुपीज सिक्योरिटीज प्रीमियम मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड मेरा कितना है, 500। नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड कितना है, 500। यस सर नो सर? अब वैल्यू बैठाने में हेल्प करो।
55,000, 50,000 एंड 5,000। लिख लो मुन्ना यहां तक जल्दी से, मेरे छोटे छोटे बच्चे लोग जल्दी लिखो। क्या यहां तक आप समझ पा रहे हैं? क्या आप यहां तक समझ पा रहे हैं? एकदम सही है। सुनो ना, यहां तक तो हो गया, अब क्या करेंगे? बोले भैया जैसे आप रीइश्यू करते हैं एक और एंट्री करना पड़ता है प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का, और प्रॉफिट ऑन रीइश्यू का जर्नल एंट्री याद है? फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ये लास्ट जर्नल एंट्री है। किंतु एक बात बोलो, एक क्यों दो बात बोलेंगे आप, पूछिए तो सही। प्रॉफिट ऑन रीइश्यू निकालने के लिए डायरेक्ट करेंगे कि वर्किंग करना पड़ेगा? वर्किंग करना पड़ेगा। तो सुनो ना, अपने को नीचे थोड़ा जगह रखना पड़ेगा। किसके लिए भैया? अरे बैलेंस शीट बनाने बोला है ना, तो बैलेंस शीट बनेगा, नोट्स टू अकाउंट्स बनेगा, तो उसके लिए 1.5 पेज का जगह छोड़ दो। कितना जगह छोड़ना है? 1.5 पेज का जगह छोड़ दो, 1 पेज और आधा, ठीक है ना? क्योंकि मुझे नहीं पता ना कितना जगह लग जाएगा, तो मैं 1.5 पेज का जगह छोड़ने का कोशिश किया। ये हो गया आपका कोशिश? हाँ हो गया। अब मेरे को वर्किंग नोट करना है, प्रॉफिट ऑन रेशियो निकालना। सुनो ना, मैं जो बोल रहा हूं पहले मेरे को रफ में बात करने दो। एक था ए, एक था बी, मानते हो ना? हमने फोरफिट किसका किसका कितना शेयर किया था बताओ? ए का 200, बी का 400, टोटल कितना फोरफिट हुआ था? 600। फिर ये लोग सब में बोला है हमने रीइश्यू कर दिया, कितना शेयर? 500। हाँ भैया, तो अब ये बताओ 500 में किसका कितना शेयर रीइश्यू हुआ है? क्या ये बात क्वेश्चन में बोला है क्या? सिर्फ ये बोला रीइश्यू किया है 500, किंतु कहीं पर भी बोला है किसका शेयर रीइश्यू है? हम लोग इससे पहले जितना भी सम किए थे, जहां एक से ज्यादा आदमी का फोरफिट हो रहा था, वहां पर वो लोग बता दिया था हम लोग किसका शेयर रीइश्यू कर, तो क्लियर था। पर यहां तो बताया नहीं है। फिर एक बच्चा बोला भी क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, क्योंकि तुमको मैंने समझाया हुआ है अलग अलग आदमी से तुम अलग अलग अमाउंट फोरफिट करते हैं, तो प्रॉफिट भी तो अलग अलग होगा। लॉजिकली सोचो, अगर मैं ए का 200 और बी का 300 करूं तो अलग बात हो जाएगी। ऐसे भी तो हो सकता है कि बी का 400 पूरा रीइश्यू कर दिया और ए का बाकी 100 किया, तो अगर नंबर ऑफ शेयर रीइश्यूड अलग अलग निकलेगा अलग अलग आदमी का, प्रॉफिट भी तो अलग होगा। अब या फिर तुम ऐसे कर सकते हो, जो भी है, मतलब यहां पर तुम बोलो नहीं 300 इसका लेंगे, 200 इसका लेंगे, बात समझ रहे हो? अभी तुम्हारे ऊपर है तुम कैसे लेना चाहिए। किंतु भैया आप ये मत बताइए, हमको बताइए हमको एग्जाम में क्या करना, हमको इतना नौटंकी नहीं चाहिए। तो सुनो, एग्जाम में अप्लाई करना फीफो में। क्या करना? फीफो। हाँ, फर्स्ट इन फर्स्ट सुना ना। अब यहां तो कोई स्टॉक तो है नहीं, मतलब फीफो क्यों बोलता हूं, सीधा बात है, पहले पहला नालायक का इशू करना, उसके बाद दूसरा नालायक। मतलब भैया पहले नालायक कौन बना था? ए बना था कि बी बना था? हाँ, ए सबसे पहले, छोटा आदमी पैसा नहीं दिया था, मेरा बात समझ रहा है ना? तो भैया सबसे पहले जब रीइश्यू करने जाएंगे ना तो पहले ए का रीइश्यू, और बाकी जो बच गया वो किसका रीइश्यू करेगा? बी का। यानी 100 शेयर जो लेफ्ट टू बी रीइश्यूड है वो किसका शेयर है? बी का शेयर। हाँ, जो भी आप लोगे डिसीजन उसका एक नोट दे दो, क्योंकि हो सकता है हम कुछ और ले लें किसका कितना शेयर इशू है, पर हम लोग हमेशा फीफो अप्लाई करेंगे और उसका क्या दे देंगे? नोट। एग्जाम में मत लिखना फीफो मेथड अप्लाई ना, वो मैं बताऊंगा कैसे नोट लिखना, पर बात समझ में आया ना? तो भैया सुनो ना, मैं 2 कॉलम बनाया, एक आदमी ए था और एक था बी। प्रॉफिट निकालते वक्त आपको याद है सबसे पहले क्या लिखते हैं? अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर। लिखो मेरे साथ साथ, अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर, अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर। देखा, अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर, बोलो। अच्छा, अब मैं बोल रहा हूं अमाउंट फोरफिटेड पर शेयर, ए और बी का अलग अलग देखना है, ए और बी का अलग अलग देखना है। सुनो ना, हमने जब ए का शेयर फोरफिट किया, ए से कितना फोरफिट किया? 20, और बी से पर शेयर कितना फोरफिट किया? 70। तो मेरे को लिखने दो,
मैं बोल रहा हूं 20 और 7। अब एक बार पेन होल्ड करो, मेरे को बात करना है। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, यहां से फिर माइनस क्या करते हैं, याद है, डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। इस बार जब तुम रीइश्यू किया 500 शेयर, कितना डिस्काउंट दिया भैया? डिस्काउंट नहीं दिया, प्रीमियम दिया। तो भैया लॉजिक समझो, अगर डिस्काउंट माइनस करते हैं तो अब जब प्रीमियम आया है 10 रुपया प्रीमियम में इश्यू किया, तो प्रीमियम क्या करोगे, ऐड करेंगे। बोलो हाँ, कुटाई कर देंगे नालायक, कुटाई। जो लोग बोला हाँ कुटाई कर देंगे। हम एकदम जब पढ़ाए थे, एग्जाम्पल कराए थे, उसमें मैंने बोला था डिस्काउंट माइनस होगा किंतु प्रीमियम ऐड नहीं होगा। मैंने सिखाया था, लॉ वो सब बताया था। रिवाइज करो जाके, नालायक लोग घर में कुछ रिवाइज नहीं कर रहा है। हमको लग रहा है अभी तुरंत टेस्ट ले लेना चाहिए तुम लोग का। तो क्या मैं यहां पर प्लस प्रीमियम लिखूं? नहीं, मैं यही लिख रहा हूं, माइनस डिस्काउंट ऑन रीइश्यू पर शेयर। अरे मैंने तो फॉर्मेट दे दिया भाई, डिस्काउंट माइनस होता है। डिस्काउंट कितना है? कुछ नहीं, तो लिख दो ना डिस्काउंट नहीं है। पर भाई प्रीमियम है, तो प्रीमियम को हाथ मत लगाओ तुम, अभी करंट लग जाएगा, कंपनीज एक्ट आके पकड़ लेगा तुम। समझ रहा है ना? अच्छा भैया, ये जो आ गया, अब इसको क्या बोलेंगे बताइए? प्रॉफिट ऑन रीइश्यू पर शेयर। देयरफॉर प्रॉफिट ऑन 500 shares reissued, 500 shares reissued। कुछ बोलो, कैसे निकालेंगे? बोलो भैया ए लिखिए, बी लिखिए। लिख दिया। ए का एक शेयर में 20 प्रॉफिट है, बी का एक शेयर में 70। हम लोग मान लिए हैं कि ए का 200 शेयर इशू कर रहे हैं और बाकी जो बचा 300 वो किसका शेयर इशू कर रहे हैं? बी का। तो यहां 4000 का प्रॉफिट है और यहां 21,000। तो टोटल प्रॉफिट ऑन रीइश्यू कितना आ गया? 25,000। किंतु इसी के नीचे एक नोट लिख देना कि हमने किस किस का कितना शेयर इशू किया। ये बात हम अपना एजम्पशन लिख दे रहे, क्योंकि समय बोला नहीं था। बोल देता तब तो एजम्पशन नहीं लिखेंगे। इतना सारा सम किया अभी तक, कभी एजम्पशन लिखे थे क्या किसका शेयर इशू है? नहीं। क्यों? बोला हुआ था। अब नहीं बोला तो हमको लिखना पड़ेगा। और याद रखिएगा, हम लोग का नियम क्या है? फीफो। जो पहले नालायक बनाए उसका पहले रीइश्यू होगा, जो बाद में नालायक बनाए बाद में रीइश्यू होगा। तो लिखो, इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, in the absence of any information, it is assumed that in the absence of any information, it is assumed that entire 200 shares of A has been reissued and balance 300 shares of B has been reissued। मैंने बोल दिया, मैंने assumption लिया भाई साहब कि 200 A का शेयर इशू किया है और 300 B का शेयर इशू किया। देखो जी, समझ में आया क्या? पर अपने लिए काम का कौन सा फिगर है? 25। ये 25 कहां बैठाओगे? जर्नल में। जाओ बैठाओ जर्नल में। रुक क्यों गए? जाओ बैठाओ जर्नल में। जाओ बैठाओ जर्नल में। बैठा है? रेडी? तो मैं बैठा रहा हूं जर्नल में। जाने दे, जाए तो आपको लिख लिया ना। मैं जा रहा हूं, मैं जाके जर्नल में बैठा दिया। ये है 25,000 तरीके, 25,000। और इसके लिए क्योंकि आपने वर्किंग नोट किया है तो लिख देना वर्किंग नोट 1। जर्नल एंट्री तो खत्म हो गया। अब एक काम करते हैं, जिसका जिसका तारीख बैठा था ना, डेट 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 बैठा ले। सारे बच्चे रेडी हैं डेट बैठाने के लिए? तो देखो मैं किस तरह से पढ़ रहा हूं, तुमको समझ में आएगा। समझो,
एप्लीकेशन में लास्ट डेट बोला है 31 जुलाई। लास्ट डेट मतलब लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग द मनी, मतलब ये जो डेट दिया है इस दिन पैसा मिलने वाला एंट्री होगा। तो एप्लीकेशन का पैसा 31/7 को मिलेगा, तो हम यहां लिख दे रहे हैं ये डेट है 31/7/10, ये एप्लीकेशन मनी मिलने का डेट है। समझ गया? अब जल्दी बताओ, अलॉटमेंट में लिखा लास्ट डेट 30 सितंबर 10, ये कौन से एंट्री का डेट? नहीं नहीं नहीं, अलॉटमेंट मिलने का डेट, मिलने का मतलब फोर्थ एंट्री का बोला। क्या क्या एप्लीकेशन? नहीं, ये मिलने का डेट है। पैसा मांगने का और मिलने का डेट कभी सेम हो सकता है? लॉजिकली सोचो, कंपनी के व्यू पॉइंट से। रिलायंस आज पैसा मांगा और आज ही इसको सारा पैसा मिल गया। टाटा कंपनी आज शेयर इश्यू के आज पैसा मांगा, सबको आज ही पैसा दे दिया, टाइम लगता है भाई। अच्छा इधर देखो फिर से, फर्स्ट कॉल का लास्ट डेट बोला है 31 जनवरी 11, मतलब ये जिस दिन पैसा मिला है उसका लास्ट डेट है। तो मिलने वाला एंट्री, रिसिप्ट वाला एंट्री का, मिलने वाला समझ रहे हैं ना? फाइनल कॉल का मिलने वाला कौन सा एंट्री है? ये वाला समझ रहे हैं ना? बैंक वाला। हाँ पकड़ लिया बात को, बैंक वाला सही बोला एकदम। 31 जनवरी में बैंक वाला एंट्री का डेट्स थी। पहला 3 डेट बैठा पाए, अभी हड़बड़ी नहीं है। इधर देखो आगे, अलॉटमेंट रेजोल्यूशन पास हुआ 19। अलॉटमेंट रेजोल्यूशन का मतलब होता है जिस दिन अलॉटमेंट ड्यू किए हैं, ये लोग बोल रहे हैं ये 1910। जिस दिन अलॉटमेंट का भीख मांगे हैं वो कौन सा डेट बोल रहा है? 19। अगर ये 19 है तो मैंने समझाया था इसके पहले वाला ये वाला एंट्री जिस दिन हम शेयर अलॉट करते हैं उसका डेट भी सेम होता है। तो यहां पर भी आप बैठाओगे 1910। कहते पिछले एक लेक्चर्स में एक सम था, उसमें भी डेट था, उसमें मैंने सेम डेट बैठाया था। हाँ तो ये याद रखना, दोनों डेट सेम होता है। समझ गया बात? अच्छा भैया ठीक है, आगे पढ़ो। फर्स्ट कॉल वाज मेड ऑन 1/12। फर्स्ट कॉल वाज मेड मतलब ड्यू एंट्री का बता रहा है 1/12/10, 1/12/10। यहां तक ठीक है? आगे देखिए सर, आगे ये तो हो गया था। ऑल द शेयर्स वर फोरफिटेड ऑन 31 जनवरी 11। ये फोरफीचर का बता रहा है ना, तो 31 जनवरी 11 ये भी इसी तारीख को है और ये भी 31 जनवरी 11। अरे दोनों ही तो फोरफीचर था तेरी, ये भी फोरफीचर ये भी फोरफीचर, तो दोनों एंट्री एक ही तारीख को है 31 जनवरी 11। और क्या डेट दिया देखने दो। और फिर बोलता है रीइश्यू किया 15 फरवरी 11, रीइश्यू का ये वाला 15 फरवरी 11, समझ रहा है? रीइश्यू का डेट 15 फरवरी, तो जिस दिन रीइश्यू किया उसी दिन तो प्रॉफिट आएगा, तो प्रॉफिट का डेट भी 15 फरवरी 11 का ही है। जिस दिन रीइश्यू करते हैं उसी दिन प्रॉफिट निकालेंगे, बिना रीइश्यू प्रॉफिट निकलेगा नहीं। प्रॉफिट रीइश्यूड पे ही निकलता है, तो सेम डेट आ जाएगा। और अगर आप ध्यान से देखें तो सारे डेट्स हो गए क्या? हाँ सारा डेट वो लोग दे दिया है, हम लोग सारा का सारा डेट भर लिए। अब मजा क्या है ना, पता है? डेट लास्ट में भरना चाहिए। कितना टाइम लगा बोलते डेट भरने में? अब उस वक्त अगर डेट में तुम दिमाग लगाएगा ना, एग्जाम एनवायरनमेंट में टाइम लग जाता है। 4 बार पढ़ेगा, फिर 2 बार समझ में नहीं आएगा, फिर 1 बार लिखेगा, फिर काटेगा। इससे से पूरा सम सॉल्व कर लो, लास्ट में बैठ के डेट बैठा। बोलो बात, नरेशन खुद से लिख लेगा तुम लोग। इतना दूर तो काम हो गया, मेरा बात सुनो, कितना दूर? बोलता है जर्नल एंट्री बताओ, हो गया। डेट बैठाओ, हो गया। नरेशन वो तो तुम घर पे लिख लेगा, यहां तक तो काम करना। और क्या बचा? बोलता है जो डेट एंट्री किया है इसका बताओ बैलेंस शीट में क्या क्या इफेक्ट है। तो सुनो ना, मैं आपको पूरा कहानी ठीक से समझाता हूं। मैं पहले आपको लॉजिकल वे में समझाऊंगा, फिर आपको फिर शॉर्टकट एग्जाम का ट्रिक भी दूंगा, एग्जाम में कैसे फटाफट बैठे। मेरे को बैलेंस शीट में ये जितना भी एंट्री तुम किया है, जितना भी एंट्री, सबका नेट इफेक्ट तो बैठा है। तो मैं बस क्या करना चाहता हूं, मैं देखना चाहता हूं सारे एंट्री को मैं ना पंच करके देखना चाहता हूं कि नेट में कौन से अकाउंट में कितना बैलेंस बचा। मेरा बात समझा? अब मैं बैठ बैठ के अकाउंट नहीं बना रहा, पर इतना बड़ा तो हो ही गया तुम लोग कि ये बात समझ ले। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक एक अकाउंट में कितना बैलेंस बच रहा है पहले उसको हिसाब लगा।
बोलिए भैया, देखो मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखो सबसे पहला एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट किया 2 लाख। अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है मतलब बैंक में पैसा आया कि गया? आया। तो मैं बोल रहा हूं ये रहा मेरा बैंक। आप मत लिखना ये वाला, ये सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। बैंक में होता है डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस होता है ना, एसेट होता है ना। मैं बोल रहा हूं इसमें 2 लाख आया, तो 2 लाख डेबिट बैलेंस है, पैसा आया। अच्छा फिर देखो और कौन है, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखा, मतलब एप्लीकेशन अकाउंट क्या किया, क्रेडिट। कितना से क्रेडिट किया? 2 लाख। अगले ही एंट्री में देखो एप्लीकेशन यहां क्रेडिट है और यहां पर 2 लाख एप्लीकेशन क्या हो गया, डेबिट। डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा, नलीफाई। मतलब एप्लीकेशन अकाउंट जीरो गया, इसमें कोई बैलेंस ही नहीं बचेगा। क्या तुम ये देख पा रहे हैं? अच्छा सेम देखो अगले में कैपिटल क्रेडिट हुआ 2 लाख। तो भैया सुनो ना, मैं बोल रहा हूं एक और अकाउंट आ रहा है मेरे पास, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट हुआ है कितने रुपए का, 2 लाख। तो कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस होता है, कैपिटल तो लाइबिलिटी साइड में भी लिखते हैं हम लोग। अरे हाँ कि ना, सोना नहीं है, रिप्लाई करते रहना है, नहीं तो इतना डिटेल नहीं बताऊंगा मैं जिससे तुम देख पाए, फिर मैं शॉर्टकट मार के निकल जाऊंगा डायरेक्ट। अब अगला देखो, ध्यान से देखना, ए तुम काटाकुटी मत कर देना, पता चला तुम लिख के पूरा एंट्री काट रहे मेरे जैसे बैठ के, जीरो मिलेगा फिर एग्जाम में। मैं समझाने के लिए कर रहा हूं सर। अच्छा अलॉटमेंट डेबिट कितना लिखा था, 7 लाख। क्या आप देख पा रहे हो अगले ही एंट्री में अलॉटमेंट क्रेडिट भी हो गया, तो अलॉटमेंट अकाउंट कितना बन गया, 0। अगला देखो कैपिटल क्रेडिट हो गया 5 लाख। मेरा कैपिटल पहले से क्रेडिट 2 लाख है और 5 लाख क्रेडिट हो गया, तो मैं बोलूं कैपिटल में और ये 5 लाख जुड़ जाएगा। क्रेडिट क्रेडिट क्या करोगे, ऐड ना करोगे, तो अब मेरा कैपिटल 7 लाख का दिखाई दे रहा होगा आपको। अच्छा इसके बाद देखो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख। अच्छा प्रीमियम भी आ गया हमारे पास, तो ये प्रीमियम भी आ गया हमारे पास, कितना रुपए का प्रीमियम आ गया, 2 लाख। ये प्रीमियम डेबिट बैलेंस है कि क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस। ये क्रेडिट था ना अकाउंट में, कितने का क्रेडिट है, 2 लाख। हाँ ठीक है नेक्स्ट अगला एंट्री देखने दो। अगले में बैंक डेबिट हुआ 686। तुम बोलो, हम नहीं बोलेंगे, बैंक डेबिट हुआ, क्या करें, बैंक में ऐड हो जाएगा। तो इसकी वजह से मैं बोल रहा हूं मेरा बैंक में 686 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मेरा बात पल्ले पड़ रहा है, मैं क्या करने का कोशिश कर रहा हूं, फोकस बनाए रखना, नहीं तो कांड हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट मुझे जो अकाउंट है, नेक्स्ट मुझे जो अकाउंट दिख रहा है उसका नाम क्या है, देखो तो कॉल्स इन अरियर है, कितने का, 14। ये 14 क्या था, डेबिट, डेबिट है ना। एक बार कैलकुलेटर में लिखो तो 14 डेबिट है, 14,000 लिख के रखो। मैं एक बार सारा कॉल्स इन अरियर देखना चाह रहा हूं। फिर आगे जाके एक बार और डेबिट हुआ 18,000, तो डेबिट डेबिट क्या हो जाएगा, ऐड। तो 14 प्लस 18 करो, कितना हो गया, 32 डेबिट बैलेंस है मेरे पास। आगे देखो क्रेडिट किया 20, तो माइनस कर दो 20,000, कितना बच रहा अभी तक, 12,000 क्रेडिट बचा। अगला एंट्री में देखो 12,000 और क्रेडिट हो गया, तो वहां डेबिट बचा था 12,000 और अभी ये क्रेडिट हो गया, तो क्या हो गया, नलीफाई होके कॉल्स इन एरियर कितना हो गया, 0। तो मतलब अब कॉल्स इन एरियर अकाउंट मेरे पास कुछ बचा हुआ नहीं है, और बचा हुआ नहीं है तो बैलेंस शीट में दिखाएंगे नहीं। अच्छा कॉल्स इन एरियर हो गया। आगे देखने दो मुझे, मैं यहां तक कर चुका ना सब। आगे अगला एंट्री देखो, फाइनल कॉल डेबिट 3 लाख है और फाइनल कॉल क्रेडिट भी 3 लाख है, कटपुटा लिया। किंतु अगला ही देखो कैपिटल क्रेडिट 3 लाख, कुछ बोलो, कैपिटल में जाके ऐड की लेस, वेरी गुड। तो कैपिटल में जाके मैं ऐड कर रहा हूं, कितना ऐड कर रहा हूं, 3 लाख। कैपिटल का बैलेंस 3 लाख से बढ़ेगा इस एंट्री के बाद। अच्छा नेक्स्ट वी हैव इज बैंक अकाउंट डेबिट 282। तुम बोलो बैंक में ऐड की लेस, तो बैंक में ऐड हो जाएगा 282। मैं बोला बैंक में जाके बैलेंस में 282 ऐड हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा नेक्स्ट बैंक हो गया, इसके बाद ये दोनों तो कट ही गया। ई बाबा इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट हुआ है, कुछ बोलो बोलो बोलो। कैपिटल का तो क्रेडिट बैलेंस होता है, डेबिट हुआ है, हाँ लेस हो जाएगा, एकदम सही बोल रहे हो कि भैया कैपिटल अकाउंट लेस कर देंगे, कितने से, 20 से हो जाएगा लेस, ठीक है। फिर देखो ओ माय गुडनेस, प्रीमियम भी डेबिट हो गया। प्रीमियम का क्या बैलेंस होता है, क्रेडिट, आपने डेबिट कर दिया, मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम ऐड हो जाएगा कि लेस हो जाएगा, वेरी गुड लेस हो जाएगा। मैं बोला मेरा प्रीमियम 4,000 से कम हो गया। सारे बच्चे देख पा रहे हैं सारा बात। अच्छा नेक्स्ट मेरा कॉल दिन तो पहले ही कट गया, छोड़ो। फोरफिटेड शेयर का हिसाब लगाना, सुनो ना, छोड़ो एक एक करके हिसाब लगाते हैं। फोरफिटेड शेयर क्रेडिट हुआ कितने से, 4।
मैं यहां पर आके लिख देता हूं फॉरफिटेड शेयर में क्रेडिट बैलेंस अभी बचा हुआ है मेरे पास 4,000। समझ रहे हो मेरा बात? ठीक है, आगे एक एक करके चलते जा। फिर से कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया है तरीके, फिर से कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। डेबिट हो गया मतलब कैपिटल में प्लस कि माइनस? कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है ना, तो तुम डेबिट कर रहा है तो प्लस कि माइनस? कैपिटल इंक्रीज कि डिक्रीज? माइनस, -40। कैपिटल में यहां लिख रहा हूं -40 भी होगा। अच्छा ठीक है भैया, आगे देखना। तो कॉल्स इन अरियर तो कट कुटा लिया, फिर से देखो फॉरफिटेड शेयर और क्रेडिट हो गया। अरे भाई फॉरफिटेड शेयर पहली क्रेडिट 4 था और क्रेडिट हो गया तो क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाएगा। अरे बोलो, ओके नेक्स्ट। और क्या बचा? फिर मेरा बैंक अकाउंट डेबिट 55, जल्दी बोलो। बैंक डेबिट हुआ मतलब पैसा आया कि गया? तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा कि कमेगा? बढ़ेगा मतलब ऐड होगा कि लेस होगा? तो बैंक बैलेंस में ऐड हो जाएगा ना मुन्ना। हाँ तो कॉमन सेंस नहीं खोना मुन्ना। अच्छा बैंक हो गया, ए बैंक के बाद कैपिटल क्रेडिट कर रहे हैं। एक कैपिटल का क्रेडिट ही बैलेंस होता है। अगर क्रेडिट किया मतलब कैपिटल बढ़ गया कम गया? हाँ कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर मैंने और क्रेडिट किया है तो कैपिटल बढ़ गया कि कम गया? बढ़ गया ना। बढ़ गया मतलब ऐड कि लेस? ऐड करेंगे कितना? 50,000। मैं बोला कैपिटल में 50,000 ऐड हो जाएगा। समझ रहा है ना? अच्छा नेक्स्ट, और क्या बचा? ए भैया नेक्स्ट देखो, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 5,000। प्रीमियम क्रेडिट होता है, मैंने और क्रेडिट कर दिया मतलब प्रीमियम बढ़ गया कि कम गया? बढ़ गया मतलब ऐड कि लेस? ऐड। तो ऐड करना पड़ेगा प्रीमियम में जाके। प्रीमियम 5,000 से बढ़ गया सर, बढ़ गया, बढ़ गया। अच्छा नेक्स्ट, इसके बाद देखो फॉरफिटेड शेयर डेबिट हो गया 25। ए फॉरफिटेड शेयर में क्रेडिट बैलेंस था ना, तुम क्या कर दिया? डेबिट। डेबिट मतलब मैं बोलूं यहां से माइनस हो जाएगा, कम हो जाएगा बैलेंस फॉरफिटेड शेयर में। अच्छा लास्ट क्या बचा? कैपिटल रिजर्व 25। पहले से कोई कैपिटल रिजर्व था नहीं, एक नया आ गया क्रेडिट बैलेंस कितना? 25। अगर आप देखेंगे तो मैंने देखो सारे आइटम को यूज कर लिया है, कर लिया ना। और नेट में क्या बचा अब उसका हिसाब लगाना। बैंक में जरा कैलकुलेटर उठाया, 2,06,86, 282 और 55,000, तो ये आ रहा है 12,23,000 मेरे बैंक में बैलेंस बचा है। कैपिटल हिसाब लगाते हैं, 2 लाख प्लस 5 लाख प्लस 3 लाख -20 -40 प्लस 50, ये आ रहा 9,90,000 कैपिटल में बैलेंस है। प्रीमियम अकाउंट में कितना बैलेंस बचा जरा चेक करो, 2,01,000 बचा। फॉरफिटेड शेयर्स में कितना बैलेंस बचा है? 7,000। डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट बैलेंस है सर। और कैपिटल रिजर्व में तो 25 क्रेडिट बचा ही है। तो नेट में ये सारे अकाउंट बचे हुए, और जो अकाउंट बचता है वही तो बैलेंस शीट में जाता है। नाम ही है बैलेंस शीट। जिन जिन अकाउंट में बैलेंस बचेगा वही उस शीट में यानी वही उस पेपर में लिखा जाएगा। तो ये वो अकाउंट है जिसका बैलेंस है जो मैं लिखूंगा बैलेंस शीट में। ठीक है मैं फॉर्मेट बना के दिखाऊंगा, किंतु तुम लोग पूरा फोकस करो। इधर फोकस करने बोल रहे हैं, सब कोई कर रहा है ना? ध्यान पूरा इधर है ना? मैं बोल रहा हूं मैं बना लूंगा शेड्यूल 3 फॉर्मेट में, पर एक बार टी फॉर्मेट में बना के देखें कौन सा एसेट कौन सा लाइबिलिटी टैली कर रहा है कि नहीं कर रहा। बैलेंस शीट कर सकते हैं ना एक बार रफ में? तो सुनो ना, बैंक का डेबिट बैलेंस है, किधर लिखा जाए? एसेट साइड की लाइबिलिटी साइड? तो एसेट साइड में मैं लिखा मेरा बैंक बैलेंस था 12,23,000। कोई डाउट? अच्छा इक्विटी शेयर कैपिटल का क्या बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस। किधर लिखे? एसेट की लाइबिलिटी? लाइबिलिटी में इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने लिख दिया 9,90,000। अच्छा देखना फॉरफिटेड शेयर में डेबिट बैलेंस था कि क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस बचा, कितना बचा है? 7,000। तो मैं बोला फॉरफिटेड शेयर में कितना बच गया? 7,000। वो अच्छा मिस हो गया ऊपर में। एक था सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये भी है ना, इसमें कितना बैलेंस है? 2,01,000। डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट मतलब एसेट साइड में आएगा कि लाइबिलिटी साइड में? तुम समझ रहे हैं ना क्या कर रहे हैं हम? और क्या बचा है? बस एक तो बचा कैपिटल रिजर्व, ये भी तो रिजर्व ही है मेरे भाई, ये भी तो लाइबिलिटी साइड में आएगा। मतलब सारा आइटम लाइबिलिटी कैसी? बैंक बैलेंस एसेट साइड का। एक बार टोटल चेक करें लाइबिलिटी साइड का, 990 प्लस 7,000 प्लस 2,01,000 प्लस 25,000। ओ माय गॉड, 1223 बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। हमें ऐसे नहीं दिखाऊंगा, मैं सुंदर से दिखाऊंगा।
पर एक बार मैं दिखा रहा हूं कि इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं क्या क्या बैलेंस शीट में आएगा। बस एक बात और बताऊं, मैंने पहले बताया था, आपको याद नहीं होगा, ये जो फोरफिटेड शेयर का बैलेंस है ना, फोरफिटेड शेयर का बैलेंस कुछ बोला था, कैपिटल में पेड अप में ऐड होता है। मतलब सुनो ना, जब मैं अब शेड्यूल 3 का बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, शेयर कैपिटल लिखूंगा पहले, शेयर कैपिटल 1990 नहीं दिखाएंगे, 997 दिखाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बचता है तो वो पेड अप कैपिटल के साथ ऐड करके दिखाते हैं, ऐड करके। तो ऐड करने के बाद शेयर कैपिटल में कितना दिखाऊंगा, 997। सुनो ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम और कैपिटल रिजर्व दोनों ही तो रिजर्व है, इसको कौन से हेड में दिखाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस। और ये बैंक बैलेंस कहां दिखाएंगे, एसेट साइड में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब मैं क्या बोल रहा हूं समझो, ये वाला जो है ना, ये मेरा पेड अप कैपिटल है, ये मेरा क्या है, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और ये मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। समझ रहे हैं ना, ये देख, ये तरीका मैंने आपको बताया, लॉजिकल तरीका यही है निकालने का। किंतु एग्जाम में इतना टाइम रहेगा कि तुम बैठ बैठ के ऐसे काटा पीटी करके निकालेगा। देख, अगर कभी नहीं समझ में आए तो यही कर दे, मैं इसलिए ये सिखा दिया, टाइम है, समझ में नहीं आ रहा है, कॉम्प्लिकेट हो गया है, तो कर लेना ऐसे। तो शॉर्टकट कैसे पता कैसे, देखो बहुत आसान है, एक एक करके बात कर। भैया कैपिटल 990 कैसे पता चले, सुनो, स्टोरी पूरा याद है परिसम का, मैं पूछ रहा हूं, मुझे जवाब दो, हमने कितना शेयर इशू किया था याद है, वेरी गुड, हमने 10,000 शेयर इशू किया था, उसमें से कितना शेयर फोरफिट कर दिया था याद है, 600, वेरी गुड, माइनस हो गया यहां से। कितना शेयर रीइशू कर दिया, तो वापस से रीइशू कर दिया तो ये लोग 500 बन गए। तो आज मार्केट में कितने शेयर होल्डर हैं हमारे, इन नेट करो ना भाई, 9,900 इक्विटी शेयर होल्डर है। और एक एक शेयर कितना करके है, 10, सबको पूरा पैसा दे रखा है, तो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल कितना बन गया, नहीं, मतलब इतना देखने का जरूरत ही नहीं। हाँ 100 करके है ना भाई, मेरा बात समझ गया ना। अच्छा दूसरा, भैया फिर बताओ ये फोरफिटेड शेयर कैसे आएगा, फोरफिटेड शेयर में क्या बैलेंस बचता है, मैंने सिखाया था, मैंने बोला था फोरफिटेड शेयर में बचता है अमाउंट फोरफिटेड ऑन शेयर्स लेफ्ट टू बी रीइश्यूड, जो शेयर नहीं रीइश्यू हुआ उसका अमाउंट फोरफिटेड। अगर आपको हमारा कहानी याद हो तो ए और बी में से किसका शेयर रीइश्यू नहीं हुआ, बी का कितना शेयर रीइश्यू नहीं हुआ, 100। आपको याद है बी से एक एक शेयर में आप कितना फोरफिट किए थे, अगर एक शेयर में 70 तो 100 शेयर में कितना फोरफिट हुआ होगा, यही वो फोरफिटेड शेयर का बैलेंस है। समझा, फटाफट कैसे सोचना है, फटाफट कैसे निकालना, ये भी हो गया भैया। तीसरा बचा सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो इजी है, एंट्री से देख के निकाल लेना, 2 बार प्रीमियम मिला, 1 बार प्रीमियम गया है, नेट करके निकल जाएगा, इसको चाप नहीं होगा। कैपिटल रिजर्व, ये तो लास्ट एंट्री में मिल जाएगा भाई, इसके लिए थोड़ी ना कुछ सोचना है, अरे बोलो ना, अब बच्चा बोल रहा है। फिर बैंक बैलेंस, तो नहीं समझ में आ रहा है क्या शॉर्टकट, लाइबिलिटी से क्या टोटल करना, जो भी आएगा उसको क्या बना के लिख देना, बैंक बैलेंस। टीचर थोड़ी ना देखने जाएगा कि तुम पूरा लॉजिक लगा के निकाला है कि शॉर्टकट मारा है, तो क्या करना, लाइबिलिटी का टोटल करके जो बचा उसको कहां ठूस देना। नहीं समझ रहा, समझ, शॉर्टकट समझ में आ रहा है ना, ये इस तरह से करना पड़ेगा, और 1-2 बार जब प्रैक्टिस करेगा ना तब थोड़ा कंफर्ट लेवल आ जाए। मेरा बात समझा, ठीक है, तो चलो हम लोग सुंदर से बैलेंस शीट बनाते हैं। इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर में तो यही आता है, और कुछ नहीं, ये तो मैं दिखा दिया, आज तक साथ में बैलेंस शीट अभी तक पूछा भी नहीं है, अभी तक तो नहीं पूछा, आगे पूछ ले तो कोई ठीक नहीं, अब आगे पूछेगा हमको पता है, इसीलिए मैं कराता हूं, पूछेगा, वेरी बहुत जल्द पूछने वाला, ठीक है, अब इससे ज्यादा बोल नहीं सकते, बस इतना बोल सकते हैं पूछने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसा है, हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, फंसाएगा तुम लोग हमको, बैलेंस शीट एज ऑन, ए बैलेंस शीट कौन से तारीख को बनेगा, ऐसा कुछ तारीख बोला था क्या, नहीं, तो हम भी तारीख खाली छोड़ दें। क्या हो गया, क्या चाहिए तेरे को, चलो नोट, रुपीज, ए
ए इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इसमें सबसे पहले क्या था याद है? शेयर होल्डर्स फंड। और इसमें सबसे पहले आता है शेयर कैपिटल। मैं इसका इज्जत से नोट बना के दिखाऊंगा, पर मैं अगर मैं 997 लिख रहा हूं तो तुम समझ रहे हो मेरा बात? मैं इज्जत से नोट बनाऊंगा, जरूर बनाऊंगा। तो ये कैसे है? अरे गधेड़ा, तुम्हारा ये कैपिटल में था 990 और फोरफिटेड शेयर का बैलेंस भी इसमें ऐड होगा, मैंने अभी बताया पेडअप के साथ, तो दोनों ऐड करके कितना बनेगा? 997। और तुमको कॉन्फिडेंस नहीं है तो अभी खाली छोड़ दो, जब तुम नोट बना लेगा उसके बाद टोटल करके लिख देना। लाइबिलिटी साइड में दूसरा आइटम जो अपने पास अवेलेबल है वो है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, मैं नोट बना दूंगा, किंतु तुम इंटेलिजेंट है, इधर देख के बता। मेरे पास एक सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख 1 का था और एक कैपिटल रिजर्व नाम का 25 था, और कोई रिजर्व है? दोनों को जोड़ के बता कितना, दोनों को जोड़ के बता कितना है? 226। तो मैं बोल रहा हूं मेरा रिजर्व एंड सरप्लस का 226 टोटल है। बट डोंट वरी, ये एडिशन मैं नोट में दिखाऊंगा आपको। समझ रहे मेरा बात ना भैया? और क्या? अच्छा सुनो ना, इधर देखो, हम क्या क्या ले लिए तुमको दिखा रहे हैं हम। इधर देखो, मैंने इक्विटी ले लिया, फोरफिटेड शेयर ले लिया, प्रीमियम ले लिया, कैपिटल रिजर्व ले लिया। लाइबिलिटी साइड का और कोई आइटम बचा है? नहीं, खत्म हो गया ना। बैंक तो एसेट साइड में जाएगा ना। तो बस मेजर हेड लिख लिख के आगे बढ़ जाओ। दूसरा हेड का नाम क्या है? नॉन करेंट। नॉन करेंट लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन में नहीं दिया तो मैं डैश लिख दिया। अब उसके बाद दिया करेंट लायबिलिटीज, ये भी नहीं दिया डैश। अब आप चुपचाप टोटल कीजिए। एक कैलकुलेटर चला के बताओ कितना आ रहा है। बोले वाह भैया वाह, अब इतना बार फिगर देखने के बाद अब पूछ रहे हैं। नहीं फिर भी कर लो, क्या पता गलत लिख दिया। 1223 आ रहा है ना? गुड। लाइबिलिटी साइड कैसा लगा मेरा? लाइबिलिटी साइड कैसा लगा मेरा? अच्छा लगा ना? बढ़िया ना? आगे चला जाए? अरे आगे चला जाए। बोलिए भैया, अब एसेट साइड में एक ही तो आएगा, बैंक बैलेंस, वो तो करंट एसेट का पार्ट है। तो मैं बोल रहा हूं सबसे पहले हम लोग जो लिखते हैं वो आता है नॉन करेंट। मैं बोलता हूं हमारा नॉन करेंट एसेट है ही नहीं कुछ भी। दिया था क्या? तो बोल दिया तो बोल, हम अभी लिख देते हैं। नहीं नहीं बस नहीं, हम क्यों लिखेंगे इतना डिटेल में अंदर में जाके भाई? एकदम नहीं लिखेंगे, जो है उसका डिटेलिंग करो। एक तो शॉर्टकट बता रहा हूं, ऊपर से बच्चा लॉन्ग कट करना चाहता है। आधा दुनिया करके टाइम वेस्ट करता है, डोंट वरी। इसलिए बोलता है पेपर फिनिश नहीं होता, पेपर फिनिश। पेपर आराम से फिनिश होता है, पता ही नहीं है कहां मार्क्स मिलता है और कहां नहीं मिलता है। ये उन्हीं लोगों को पता होता है जो लोग कभी इंस्टीट्यूट के लिए पेपर चेक किए। मैं कुछ नहीं बोल रहा। हाँ, अगर आप 5-7 साल अगर इंस्टीट्यूट का पेपर चेक कर चुके हो, पेपर बना भी चुके हो, तो आपको ये सब चीज बहुत डिटेल में पता हो। ठीक है ना? आगे चलते हैं। करंट एसेट में मेरे पास एक ही आइटम था, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सुना, इसका टोटल 1223 आएगा। और एक ही आइटम था तो मैं नोट नहीं बनाऊंगा। क्या आइटम था बोल तो? बैंक बैलेंस। इसलिए मैं नोट नहीं बना रहा। आप समझ रहे हो मेरा बात? मैं हाइफन देके सिर्फ बैंक लिख के छोड़ दिया। मैं यही बात आपको पिछले दिन बताने का कोशिश कर रहा था कि जिस भी हेड का सिर्फ एक ही आइटम होता है ना, हम लोग उसके लिए नोट बना के टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बनाना है बना लो, बनाते रहो, फिर पेपर खत्म नहीं हो, नोट ही बनाते बनाते खत्म हो जाओगे। अभी तो ये पहला पहला समझो चैप्टर है हिसाब से कंपनी का। अब आगे जब कंपनी बढ़ेगा तो तुमको लगता है एक ही आइटम होगा, 111 आइटम होगा, तो नोट बनाते बनाते खत्म हो जाओगे। जब अगर एक ही आइटम है तो नोट मत बनाओ, एक से ज्यादा है तो नोट बना लेंगे। भैया खत्म ना 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 ना, क्या दिखाना है बोलो तो? अब ये नोट बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स। अगर यहां तक सबका हो गया है तो बैलेंस शीट के नीचे नोट्स टू अकाउंट। अच्छा ये टोटल लिख देना ऐसे, ये टोटल टैली हो गया ना? ऐसे लिखो नोट्स टू अकाउंट्स।
और नोट 1 हमारा है शेयर कैपिटल का। एक्सीडेंट होगा, हौले हौले चलना। दिस इज अ एक्सीडेंट प्रोन एरिया, ड्राइव केयरफुल। बात करें नोट 1 में सबसे पहले मैंने आपको सिखा रखा है, अगर आपको याद हो तो शेयर कैपिटल में हम लोग सबसे पहले क्या दिखाते हैं? ऑथराइज कैपिटल। लिखिए ऑथराइज कैपिटल। सम तुम देखो ना, सम में ऑथराइज का क्या डिटेल्स बोला है? मैं तो बताया ही नहीं है। तो बताया ही नहीं है तो क्या लिखोगे बताओ? वे बताया नहीं तो हम कहां से लिखें? हाँ, तो क्वेश्चन मार्क डबल लाइन क्लोज, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अरे भाई साहब तुम सोचो, जब तुम कुछ नहीं लिखता आंसर में तो टीचर क्वेश्चन मार्क लगाता है। अब टीचर जब नहीं दिया तो तुम क्वेश्चन मार्क लगा दो। तुमको जब मौका मिला तुम क्यों छोड़ रहे? वह काट तो नहीं देगा? अरे नहीं भाई, ऐसे स्टाइल है। अगर तुमको डर लग रहा है तो यहां पर कुछ मत लिखो, ब्लैंक छोड़ दो। अब नहीं दिया डेटा तो अपने मन से मत भर देना, ऐसा कांड मत करना, बहुत जन कर देता है, तुम मत करना। ऑथराइज के बाद आता है इशूड कैपिटल। बोलो इतना कर रहा है तो बोलो इशूड कैपिटल में कितना शेयर है? हाँ 10 है, 10 है, एकदम सही बोला। 10,000 शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच। तो मैं यहां पर आके लिख दिया 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, ये हो गया 10 लाख। ये बैलेंस शीट में नहीं बैठा था 10 लाख, ये तो प्रेजेंटेशन का कहानी है। आज के दिन सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितना ना? 10,000 नहीं है। तुम यहीं पर, इसीलिए मैंने बोला था एक्सीडेंट प्रोन एरिया। अब समझा? ये छोटा सा बात नहीं है, तुम तो कांड करके निकल आएगा, एक छोटा सा गलती कट जाएगा। 10,000 शेयर था मुन्ना, सब्सक्राइब हुआ था 10,000, फिर फोरफिट हो गया था 600, मतलब ये 600 कोई सब्सक्राइब करके नहीं रखा था, फिर से हम रीइश्यू कर दिए थे 500, फिर सब्सक्राइब हो गया ये वाला। तो नेट में आज कितना शेयर सब्सक्राइब हो रखा है मार्केट में? मार्केट में कितना शेयर फ्लोट कर रहा है? 9,900। तो आज सब्सक्राइब कैपिटल में ये लिखना, गलती मत करना, मैक्सिमम लोग यहां गलती करते हैं। 9,900 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, और ये है 9,90,000। ये सब्सक्राइब कैपिटल हम लोग नहीं दिखाते भैया बैलेंस शीट में, ये तो सिर्फ प्रेजेंटेशन है, ये थोड़ी ना दिखाएंगे। तो मेरा बात समझ रहा है ना? अरे ओ पापी आदमी लोग, चलो पता तो है कि तुम ही पापी हो। अच्छा, इशूड सब्सक्राइब हो गया, उसके बाद क्या लिखते थे भैया? फिर आप लिखा थे कॉल्ड अप एंड पेड अप। तो लिखो कॉल्ड अप एंड पेड अप। यहां पर तुम्हारा लिखना पड़ेगा तुमको 9,900 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, कॉमा। अच्छा, कॉल्ड अप कैपिटल कितना रुपया है? 100। अरे मैं जो पूछ रहा हूं तुम लोग सुन नहीं रहा है, सिर्फ छापने पे लगा है। मैं पूछ रहा हूं कॉल्ड अप कितना, कितना मांग लिया तुम इन लोगों से? पूरा मांगा कि आधा अधूरा मांगा है? पूरा 100 मांग लिया। अच्छा, उसमें से वो लोग दिया कितना है? पूरा दे दिया है, पूरा दे दिया है ना। कोई पार्टली कॉल्ड है तो पार्टली पेड वाला चक्कर नहीं है ना, तो कॉमा देके लिख देना ये डायरेक्टली फुल्ली पेड। ये मैंने फुल्ली पेड शेयर, फुल्ली पेड मतलब जितना कॉल हुआ था उतना ही पे कर दिया, जितना कॉल हुआ था उतना ही पे कर दिया। तो इसका वैल्यू हो गया 9,90,000। यहां तक ठीक था, किंतु इस बार हम लोग याद रखना 600 शेयर फोरफिट करके सिर्फ 500 रीइश्यू किए थे। 100 शेयर रीइश्यू नहीं हुआ तो उसका बैलेंस बचेगा, तो यहां पर लिखना पड़ेगा फोरफिटेड शेयर। मिस्टर बी का 100 शेयर लेफ्ट टू बी रीइश्यूड था, एक एक शेयर में आपने 70 करके फोरफिट किया, तो फोरफिटेड शेयर का बैलेंस कितना रुपए? 7,000। आप जर्नल एंट्री से भी बैलेंस निकाल सकते हो, पर ये शॉर्टकट तरीका मैंने लिख दिया आपके लिए। भैया भैया भैया, ये जो आपने लिखा है शॉर्टकट, क्या एग्जाम में दिखाना पड़ेगा? ना ना, ये तुम्हारे लिए लिखा मैंने, तुमको समझ में आ जाए शॉर्टकट, तुम तो भूल जाएगा ना थोड़ा देर बाद ही। अब ये हो गया 997। और मेरा बात मुन्ना समझो, ये जो 997 है ना मुन्ना,
ये ही हमने यहां बैठा है। बात समझ आया ना? हम लोग कौन सा पहले बैलेंस बैठाते हैं? पेड अप कैपिटल। ये मेरा पेड अप है, देखो पेड अप 997, यही यहां पर हम लोग दिखा। बोलो बात समझ में आया? अच्छा, दूसरा एक और नोट बनाना था रिजर्व्स एंड सरप्लस का, कभी बना लेंगे। नोट 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस लिखा। दो ही तो रिजर्व था अगर आपको याद हो। एक तो हमारा था हाँ सिक्योरिटीज प्रीमियम, और मैं आपके समझने के लिए लिख देता हूं। पहले प्रीमियम 2 लाख मिला था, याद करो। फिर हम लोग फोरफिट किए थे, सॉरी कैंसिल कर दिए थे, डेबिट किए थे 4000, और फिर से रीइश्यू में क्रेडिट कितना किए थे 5000, और ये नेट में करके कितना था 2,01,000। भैया क्या हम ये ब्रैकेट में दिखा सकते हैं एग्जाम में? हाँ दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखाओ कोई दिक्कत नहीं है, दिखा दोगे तो भी कोई दिक्कत। अच्छा, लास्ट एक और रिजर्व था जिसका नाम था हमारा कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व हमारा कितना था? हाँ लास्ट एंट्री में दिया था 20। अरे वाह क्या जगह मैनेजमेंट। बैलेंस कितना आ रहा है? 226। बच्चे बात समझो, ये जो 226 टोटल है ना, यही टोटल हमने बैलेंस शीट में बनाया। बात समझ रहे हो? हमने बस डिटेल दिखाया कि 226 कैसे आया, इसमें प्रीमियम भी है और कैपिटल रिजर्व। अब बोल सकते हैं इसके साथ मेरा सम फिनिश हो। देखो कैसा लगा ये सम? बढ़िया सम था, हल्का सा टाइम कंज्यूमिंग था। एक्चुअल टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, बहुत इजी रहेगा, वो थोड़ा समझाने में टाइम है। हाँ बैलेंस शीट वाला जगह पे थोड़ा सा अपने लोग टाइम ले लिए समझ लिए, क्योंकि ये समझा हुआ रहेगा ना तो आगे तकलीफ नहीं। और बैलेंस शीट लेके डरना मत, पूरे सिलेबस में ना बैलेंस शीट मिनिमम बता रहा हूं, मिनिमम 100 बार बनाएंगे। कितना बार बनाएंगे? हर चैप्टर में बैलेंस शीट होगा मुन्ना, हर चैप्टर में, हर बार में बैलेंस शीट बनवाऊंगा। अभी तो ये शुरुआत हुआ है, ठीक है ना, और इससे अच्छा बैलेंस शीट बने। तो बैलेंस शीट लेके मत डरना, सिलेबस फिनिश होते होते बैलेंस शीट तुम्हारा फेवरेट चीज बन जाए। जो बचपन में डर लगता था बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, वो हमेशा टैली करना चालू, ठीक है। अच्छा बुक का देखो, जितना क्वेश्चन हम लोग कर लिए ना क्लास वर्क सेशन अपना जितना था। अच्छा मेरे को ना एक सम और कराने का मन है, और वो आपके इंस्टीट्यूट मॉड्यूल में, और उसके अलावा सारा सम आप अपने आप ही कर लोगे। और वो सम मैं क्यों करा रहा हूं मैं बता देता हूं, वो सम पहले बताता हूं। वो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस वाला सम। पिछले दिन मेरे से पूछ रहा था ना भैया, अगर डेट दिया हो तो कैसे देखना है, एक बच्चा लोग पूछ रहा था, तो उससे रिलेटेड एक सम इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में है, मैं वो कराना चाहता हूं। मैं स्क्रीन पे दिखा दूंगा, सब कुछ बता भी दूंगा, डोंट वरी। इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल कहां है, निकालने दो, ये कहां है, ये रहा। देखो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है ना, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल तुम्हारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वाला, उसमें ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 दिया हुआ है। और ये सब मेरे को लगा कि मैं करा देता हूं, ऐसे तुम लोग स्मार्ट है कर भी लेगा, पर बाकी सब मेरे को लग रहा है कि तुम लोग एकदम मक्खन कैसे उतारेगा। ये सब में थोड़ा 19-20 हो सकता है, इसलिए डिस्कशन का। ये कौन सा चैप्टर में है सम? इश्यू एंड फॉरफीचर। अगर आप इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल देखोगे तो ये पेज नंबर 22 में है, पेज नंबर 22 इलस्ट्रेशन 7। आप क्या करोगे ना, यहां पर ऐसे लिखो ICMAI मॉड्यूल, ये पेज नंबर है 22, और हम लोग कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर। पेज नंबर आगे पीछे हो सकता है, इंस्टीट्यूट का पीडीएफ का पेज नंबर अलग अलग जगह अलग अलग होता है कई बार, तो मैंने लिख दिया, फिर भी तो तुम ये हेडिंग लगा के रखो, नहीं तो तुम समझ नहीं पाओ। सब मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूं, अगर आपके पास खुद के पास इंस्टीट्यूट मॉड्यूल रहेगा तो आप उससे भी चेक कर सकते हो। ये सम, ये रहा सम। इस समय कोई जर्नल एंट्री नहीं मांगा था, तो क्या मांगा है पढ़ के देखो, मैं दिखाता हूं। कैलकुलेट होगा, कैलकुलेटेड लिखा है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव
ऑन कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर रेस्पेक्टिवली ऑन कितना तारीख का बात कर रहा है 1 अगस्त। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का पिछले दिन बहुत सारा सवाल था, भैया कैसे पता चलेगा, कितना महीना का डेट दे दिया तो कितना महीना कैसे काउंट करेंगे, भैया दूसरा इंटरेस्ट रेट दिया तो क्या करेंगे, आ रहा था ना मन में, सारा बात इसके थ्रू सॉल्व कर। देखो बी लिमिटेड issued 2000 share of 100 each at a premium of 10% payable as follows। तो जल्दी बात को समझ लो, एक एक शेयर का फेस वैल्यू 100 है, प्रीमियम 10%, यानी मेरा इशू प्राइस कितना कहलाएगा 110। आगे क्या बोल रहा है देखो, एप्लीकेशन 20 रुपीज, एप्लीकेशन का डेट दे दिया 1 अप्रैल, अलॉटमेंट 40 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और अलॉटमेंट का डेट क्या बोल रहा है 1 जून है, फर्स्ट कॉल 1 जुलाई। अच्छा मैं तुम्हारे लिए थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा करके लिखता हूं, तुमको अच्छा लगेगा, तुम मत लिखना, एप्लीकेशन बोलता है 20 रुपए और इट बोला 1 अप्रैल 23, अलॉटमेंट बोलता है 40 रुपीज इंक्लूडिंग प्रीमियम है इसके अंदर, ये डेट है 1 जून 23। अच्छा फर्स्ट कॉल बोला है कहां गया 30 रुपीज, और डेट क्या बोला था 1 जुलाई 23, और सेकेंड और फाइनल कॉल जो है ना, फाइनल कॉल कितना रुपया बोला है 20 रुपीज 1 अगस्त, 20 रुपीज 1 अगस्त 23, ऐसे डेट दे दिया सब चीज। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, एप्लीकेशन व रिसीव फॉर 1800 शेयर है, ये क्या हो गया, हमने इशू कितना किया 2000, किंतु लोगों ने अप्लाई कितना शेयर किया, ज्यादा किया कि कम किया, तो बोलो हम कितना शेयर अलॉट करेंगे 2000 अलॉट करेंगे कि 1800 अलॉट करेंगे, जब अप्लाई 1800 किया है तो ज्यादा थोड़ी ना दे देंगे उसको, 1800 ही दे पाएंगे। तो यहां अगर पूरा सम सॉल्व करने जाओगे तो वो नंबर ऑफ शेयर, हमारे मालिक है 1800 शेयर, 2000 नहीं, अब कितने हैं, पहला बात समझ में इस सम में। आगे, एंड द डायरेक्टर्स मेड अलॉटमेंट इन फुल, बोले सबको अलॉट कर दिया 1800 में 1800, खुशी का बात है, बधाई हो। one shareholder to whom 40 shares were allotted, बोले एक शेयर होल्डर था उसको कितना शेयर दिया हुआ है 40 were allotted, paid entire balance on his share holding with allotment money। बोलता ये पहला ना अच्छा आदमी है, बोलता ये अलॉटमेंट के साथ अपने सारे शेयर का पैसा दे दिया, पूरे शेयर का, मतलब अलॉटमेंट के साथ ये क्या क्या दे दिया आदमी, ये फर्स्ट कॉल भी दे दिया और ये फाइनल कॉल भी दे दिया। अच्छा कब दे दिया ये पैसा, ये मान ले ए नाम देते हैं, ठीक है ना, समझने के लिए, तो ए अपना फर्स्ट कॉल भी दे दिया और अपना फाइनल कॉल भी दे दिया, कब दे दिया अलॉटमेंट के साथ। सुना, अलॉटमेंट का डेट देखो 16, फर्स्ट कॉल का डेट कब है 17। अगर ये फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट के साथ दे दिया तो टाइम से पहले दिया है ना, कॉल इन एडवांस ना, कितना महीना पहले दिया, 1 महीना पहले, तो ये वाला जो एडवांस है ना फर्स्ट कॉल वाला, उसमें 1 मंथ का इंटरेस्ट है, किंतु उसने फाइनल कॉल का पैसा भी तो एडवांस में दे दिया, ये फाइनल कॉल का पैसा 16 पे ही दे दिया, फाइनल कॉल का डेट है 18, पर ये पैसा दे दिया 16 पहले दिया ना, कितना महीना पहले, तो फाइनल कॉल वाला जो एडवांस है ना उस पर 2 महीना का इंटरेस्ट निकलेगा। मेरा बात समझ आ रहा है, आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये 1 महीना पहले दिया, विजुअलाइज करो, और ये वाला पैसा यहां दे दिया, मतलब कितना महीना पहले 2 महीना पहले। अभी तुम लिखना मत, मैं जो लिख रहा हूं लिखना मत, तुम सिर्फ समझने का कोशिश करो। मैं बोल रहा हूं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, लिखना मत अभी, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं 2 एडवांस है, एक फर्स्ट कॉल मनी वो एडवांस में दिया है और एक फाइनल कॉल मनी एडवांस में दिया है। मेरे बात समझे, उस आदमी के पास कितना शेयर था याद है ना 40 शेयर, वो 40 शेयर पे 30 करके कितना एडवांस दे रखा है 4,1200, और ये 40 शेयर पे 20 रुपीज करके एडवांस दे रखा है। अरे फर्स्ट कॉल का पैसा कितना उसका बनता है 1200, और ये कितना बनता है 800, तो एडवांस दे रखा है, तो ये मेरा कॉल इन एडवांस है। कॉल इन एडवांस में नॉर्मली टेबल एफ के हिसाब से इंटरेस्ट रेट कितना आज
12%। तो भैया कॉल्स इन एडवांस पे 12% इंटरेस्ट लगना चाहिए। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट कॉल का पैसा 1 महीना पहले दिया है तो इस पे 1 महीने का इंटरेस्ट निकालना चाहिए, अभी आंसर नहीं चाहिए हमको। और फाइनल कॉल का पैसा ये लोग 2 महीना पहले दिया है तो 2 महीना का इंटरेस्ट निकालना चाहिए। हमको आंसर नहीं चाहिए, क्यों कैलकुलेट कर रहा है, गलत आएगा। पहले बोलो इतना तो समझ आया क्या, हाँ कि ना। अच्छा आगे आगे पढ़ने दो, रुको, हड़बड़ी नहीं करना। अनादर शेयर होल्डर, ए और एक शेयर होल्डर, चलो मैं समझने के लिए बी बोलता हूं, डिड नॉट पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी ऑन इज 60 शेयर। ले नालायक, बोलता ये फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया, मतलब अलॉटमेंट के दिन अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया और फर्स्ट कॉल के दिन फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया। अच्छा, बट विच ही पेड, किंतु वो दोनों पैसा दे दिया विथ फाइनल। किसके साथ दिया, मतलब समझो, ध्यान से समझना, अलॉटमेंट का जो पैसा है ना वो किसके साथ जाके दे रहा है, मेरा बात समझ रहा है ना। सुनो ना, अलॉटमेंट का पैसा देना कब चाहिए था, 1/6, और दे कब रहा है, तो कितना महीना डिले किया, तो इसमें 2 महीना का इंटरेस्ट लगेगा कॉल्स इन एरियर पे। और ये फर्स्ट कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल के लिए नहीं दिया, ये फाइनल कॉल के साथ दिया, मतलब इसको देना चाहिए था 1/7 को, दिया नालायक 1/8 को, कितना डिले किया, इसमें 1 महीना का इंटरेस्ट लगना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, मेरा बात समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर मैं ये निकालने गया इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर, इंटरेस्ट ऑन क्या निकाल रहे हैं, कॉल्स इन अरियर, एक तो आपका अलॉटमेंट का चक्करबाजी एक तो, और एक आपका फर्स्ट कॉल। ये आदमी जो था नालायक, इसके पास कितना शेयर था पता है, 60 शेयर। अलॉटमेंट मनी कितना करके था, 40, और फर्स्ट कॉल 30, 40 रुपीज करके अरियर है इस पे यार, और इसमें कितना 30 करके। मैं ये समझाना रहा हूं कि अलॉटमेंट का कॉल इन अरियर 2400 है, दिखाई दे रहा है, और फर्स्ट कॉल का अरियर कितना है 1800। कॉल्स इन अरियर पे टेबल एफ के हिसाब से मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट कितना है, वैसे मैंने बताया था डायरेक्टर अगर चाहे तो इसको कम भी कर सकता है, हाँ आर्टिकल के हिसाब से डायरेक्टर चाहे तो कम कर सकता है, ठीक है छोड़ो। अच्छा ये बताओ, ये अलॉटमेंट का पैसा ये लोग अलॉटमेंट को तो नहीं दिया था, ये लोग पैसा कब जाके दिया, फाइनल कॉल के दिन। 1/6 का पैसा 1/8 कितना महीने डिले किया, तो मैं बोल रहा हूं ये अलॉटमेंट वाले पे 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा, और ये फर्स्ट कॉल 1/7 को नहीं देके ये लोग 1/8 को दिया, कितना महीना डिले किया 1 मंथ, तो इस पे 1 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। आंसर नहीं चाहिए मेरे को, बोलो यहां तक समझ में आ रहा है। अच्छा अब फिर क्या बोल रहा है, आगे आगे पढ़ने दो। इंटरेस्ट शुड बी रिसीव्ड एट द रेट 5% ऑन कॉल जनरेट। होता तो 10% है, किंतु क्वेश्चन पेपर भगवान है, मैंने पिछले दिन बोल दिया था अगर कुछ बोल दे मान लेना। ये लोग बोला कितना परसेंट लेना है, 5%। हे भाई साहब हम 10 ना ले पाएंगे, ये लोग क्वेश्चन में बोला ना 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 ना, बोला ज्ञान मत लगाओ 5% दे दो, मैं दे दिया कॉल जनरेट पे 5%, आधा कर दिया पूरा। अच्छा और एक बात बोलता हूं, एंड इंटरेस्ट शुड बी पेड 6% पर एनम ऑन कॉल्स इन एडवांस एज पर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी। चेंज करवा दिया आर्टिकल के हिसाब से, तो भाई साहब 6%, मतलब ये 12 नहीं होगा, ये 12 नहीं है, कितना परसेंट है, तो 6 लेना पड़ेगा। अच्छा मेरा क्वेश्चन है, अगर समय बोलता कि आर्टिकल में कॉल्स इन एडवांस पे 14% इंटरेस्ट है तो क्या ले लेते 14? नहीं, क्योंकि 12 क्या है, मैक्सिमम है, कम ले सकते हैं, ज्यादा नहीं ले सकते। अगर ये बोल दे यहां पर ये 12% है, तेरी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन 12 बोल दे, ले लेंगे नहीं, क्यों, मैक्सिमम कितना है 10 से ज्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता, तो आर्टिकल में कभी ज्यादा देगा नहीं। और एक बात बताऊं, सुनो ना, और एक बात बताता हूं, ये जो लोग क्या है ना रेट 5% 6%, मैं बताता हूं, ये लोग पुराना क्वेश्चन छापा, जो पुराना एक्ट नहीं था अपना 1956 कंपनीज एक्ट सुना होगा, उसमें रेट 6% और 5%, और जो नया एक्ट आया ना 2013 उसमें लोग डबल कर दिया है 12 एंड 10। अब तुम्हारा इंस्टीट्यूट तो मतलब बहुत अच्छा है ना, वो लोग को चेंज नहीं करता, वो लोग पूरा कट कॉपी पेस्ट उठा के डाल दिए। अब डालने के बाद क्या हुआ था, जब क्वेश्चन आया तो हम लोग मेल किए इंस्टीट्यूट को, हम बोले भाई साहब ये तो आपने गलत कर दिया,
बोले नहीं सम सही है। बोले कैसे? बोले ब्रैकेट में देखो अगला वाला एडिशन में ये डाल दिया। अपना गलती को छुपाने के लिए वो लोग बस ये लाइन ऐड कर दिया, तो गलती ठीक हो गया। आर्टिकल में लिखा था, कम तो हो ही सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता। तो वही बात है, जो मेरे से पूछ रहा था पिछले क्लास में, कुछ बच्चे पूछ रहे थे भैया अलग रेट दिया तो क्या करना है समझ में आया, भैया अगर डेट दे दिया क्या करना है समझ में आया, बस हो गया। अब तुम अपना इसमें आंसर निकालेगा, काम हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन क्या पूछा था? सिर्फ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड एंड रिसीव बोला, क्या कोई जर्नल एंट्री बोला है? तो हमको कोई जर्नल एंट्री करना, हमको ये दो ठो कैलकुलेशन करके दिखा देना, हो गया। अब तुम लिख लो, कैलकुलेट करके निकाल दो, ये तुम्हारा आंसर सोल्यूशन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये बोलता नहीं है लोग, तो थोड़ा बोल दिया कर भाई। इलस्ट्रेशन नंबर 7 पेज नंबर 22 ICMAI मॉड्यूल। ये कैलकुलेशन देख लेना तो मेरा ठीक है कि नहीं। और कुछ डाउट बचा बोलो इस चैप्टर में मन में है? पूछ, लिखते लिखते पूछ ले, पूछते पूछते निकले। इशू 2000 हुआ था मगर सब्सक्राइब 1800 हुआ। नहीं वो तुम दिमाग मत लगाना, 90% वाला तुम पूछ रहा है, वो तो अपने को दिमाग नहीं लगाना है, फिर तो एंट्री नहीं होगा, तो वो देगा नहीं, वो नहीं खेलते। वो इतना उम्मीद रखता है कि तुम लोग इतना लॉ नहीं जानते। ये सब तो मेरा बच्चा लोग इतना लॉ जानता है, तो लगता है बाकी लोग को इतना पता भी होगा, इतना ज्ञान। हम तो बोले ज्यादा कुछ मत पूछना, बाहर का जितना बच्चा लोग है ना, बस एक क्वेश्चन पूछना, प्रीमियम में क्रेडिट क्यों, क्या उसको लॉजिक वही पूछना कि बचपन से मालिक जब भी कैपिटल देता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो पार्टनरशिप हो, हम लोग कैश टू कैपिटल, यहां भी शेयर का पैसा तो मालिक ही दे रहा है, तो पूरा कैपिटल में जाना चाहिए, फेस वैल्यू से ज्यादा प्रीमियम में क्यों जाता? और बोला कि पूछ के आना, जहां पर भी पढ़ते वहां से भी पूछ के आना क्या बोलते, फिर देखना आंसर क्या मिलेगा। नहीं हम बताएं आंसर क्या मिलेगा? ऐसे ही होता है, चुपचाप कर लो। तुम्हारे साथ भी बचपन में ऐसा कई बार हुआ हो, ऐसे ही होता है, कर लो। अच्छा नोटिंग करना हो जाए तो बताओ जल्दी से, हो गया? तो बस यही बोलना है कि इसी के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त।